बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे स्वात रीजन कैंपस स्टूडेंट्स के लिए बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। तो सबसे पहले हम अपना मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे पास वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये इनमें ये काबिलियत होती है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो तेज़ करते हैं, और इनकी इस कैपेबिलिटी के लिए हम कैटालाइज का वर्ड यूज़ करते हैं। यानी ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो कैटालाइज कर सकता है। ये किस तरह करता है कि ये उस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या उस रिएक्शन में ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो लो कर देते हैं, जिसकी वजह से उस रिएक्शन के जो सेल्स होते हैं वो मोर एफिशिएंटली जो है वो अपना वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास आ जाते हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम। हमारे पास जो है जो भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें उसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यानी कि ये हमारे पास जो है सबस्ट्रेट आया, एंजाइम के साथ अटैच हुआ, इसने उसको कैटालाइज किया, तेज़ किया, और ये जो सबस्ट्रेट था ये प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो गया। हमारे पास एंजाइम के जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेस पर जो है वो हम इनको दूसरे बायोमोलिक्यूल से जो है वो अलग करते हैं। तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक्स का है कि ये एज अ कैटालाइसिस काम करते हैं। यानी कि ये किसी भी रिएक्शन को जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है ये स्पीड अप कर सकते हैं। दूसरा, ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी इनके अंदर स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये अपने सबस्ट्रेट के लिए जो है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। यानी ये किसी भी एक ख़ास रिएक्शन में एक ख़ास सबस्ट्रेट के लिए ही जो है वो स्पेसिफिक होंगे, और ये उसी को जो है वो कैटालाइज करेंगे। दूसरा, हमारे पास ये इतने एफिशिएंट होते हैं, यानी इनके अंदर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी में ये जो है हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पर सेकंड में जो है ये रेगुलेट कर सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत से ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जिनको ये रेगुलेट करते हैं, चाहे वो फीडबैक इनहिबिशन है, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल इन्वायरमेंट जैसे रिएक्शंस है, तो ये उन सब को जो है वो रेगुलेट करते हैं। इनके अंदर जो है वो हमारे पास एक एक्टिव साइट होती है। ये वो रीजन होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होता है। जिस तरह यहाँ पर जो है ये जो है इसकी सबस्ट्रेट साइड है, जहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट है ये आकर जो है वो अटैच हो गया। अब सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी क्या है कि ये जो एक्टिव साइड है इसकी, यानी कि ये जो एंजाइम है ये हमेशा स्पेसिफिक रहते हैं किसी भी पार्टिकुलर सबस्ट्रेट में जो इसके एक्टिव साइड के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। इसके अलावा जो है ये पीएच और टेम्परेचर पर जो है वो डिपेंडेंट है, यानी कि पीएच के लो इंक्रीज डिक्रीज से भी इसको फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो है टेम्परेचर, पीएच, इनके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से भी एंजाइम की एक्टिविटी पे जो है वो फ़र्क पड़ता है। जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, जिस तरह हमने बात की कि ये प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये जनरली हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि जिस तरह प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज़ मिलकर जो है प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है जो कि एंजाइम्स को बनाते हैं, तो वो तकरीबन 62 अमाइनो एसिड्स से जो है वो बने होते हैं। फिर अगर हम इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो इनमें हमारे पास कुछ एंजाइम्स इस तरीके से होते हैं कि वो आरएनए से बने होते हैं। इनको हम राइबोजाइम्स या आरएनए एंजाइम्स कहते हैं। ये हमारे पास जो है इनकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है तो वो हमारे पास राइबोसोम है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो शामिल होता है। इसके अलावा जो हमने इसके एक्टिव साइट की बात की कि जहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है, वो तकरीबन 2 से 4 अमाइनो एसिड से जो है वो मिलकर बना होता है, और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। यानी सबस्ट्रेट आता है, एंजाइम्स पर अटैच होता है, प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रीजन है जो कैटालाइजिंग में डायरेक्टली इफेक्ट करती है इसको एक्टिव साइट कहा जाता है, और ये सबस्ट्रेट जहाँ पर बाइंड होगा तो ये डायरेक्टली कैटालाइसिस में अपना किरदार अदा करेगा। इसके अलावा अगर हम कोफैक्टर्स की बात करें तो कुछ एंजाइम्स में हमारे पास जो है कोफैक्टर्स भी होते हैं, यानी ये वो पार्ट्स होते हैं जो कि एक्टिव साइट के अलावा बाइंडिंग फैक्टर्स होते हैं। ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जस्ट एंजाइम फंक्शन में एज अ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
अगर हम एंजाइम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम्स जो हैं हमारे पास लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि 3 डायमेंशनल शेप में जो है वो फोल्ड होते हैं। जिस तरह हमने बात की कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं, तो जो है हमारे पास जो मल्टीपल प्रोटीन चेन्स होती हैं ये कम्प्लेक्स भी बन जाती हैं, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हो गए। फिर जो हमने प्रोटीन्स के डिफरेंट लेवल पढ़े थे, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी, तो ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं। इसके अलावा जो है एंजाइम्स, अब चूँकि ये प्रोटीन से बने होते हैं तो इनकी डीनेचरिंग भी हो सकती है। अगर हम इनको कोई केमिकल इन पे रिएक्शन करवाएं या इनको हीट दें तो ये उसकी वजह से जो एंजाइम स्ट्रक्चर होगा वो जो होता है वो डीनेचर भी हो सकता है। इसके अलावा जो है ये डिपेंड करता है एंजाइम पे कि वो हमने उसको डीनेचर करने के लिए जो है वो क्या डाला है, केमिकल डाला है, उसको हीट किया है, यानी कि उसके जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको हमने ख़राब करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की है, तो ये उस एंजाइम पे डिपेंड करता है। इस बेस पर वो डीनेचरेशन जो होती है वो रिवर्सिबल भी होती है और वो इरिवर्सिबल भी होती है। एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी को जो है वो डिफाइन करने के लिए जो है कुछ मॉडल्स पेश किए गए थे, जिनमें जो सबसे पहला मॉडल है वो है लॉक इन की मॉडल। इसको एमिल फिस्टर ने 1894 में जो है वो सजेस्ट किया था। इसमें उसने बेसिकली एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिलेशन ही बताया था, लेकिन इसने जो मेन बात की थी वो एक्टिव साइट पे की थी। यानी इसने एंजाइम को जो है एक लॉक कहा था, ये एक ताला कहा था, और जो सबस्ट्रेट है जो एंजाइम पर आकर अटैच होता है तो उसने जो है वो उसका जो है उसको चाबी कहा था, यानी उसको की बोला था। तो उसका मेन मकसद ये था कि जो हमारे पास एंजाइम है वो एज अ लॉक होता है और जो सबस्ट्रेट होता है उसकी मिसाल एज अ की होती है, और वो जो है उनकी एक्टिव साइड होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, स्पेसिफिक होती है, जहाँ पर सबस्ट्रेट आता है और इजीली एंजाइम के साथ फिट हो जाता है। जिस तरह एक लॉक और की जो है वो आपस में फिट हो जाते हैं और उसके बाद सबस्ट्रेट जो है वो जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस मॉडल की इस वजह से थी क्योंकि इसने तो सबसे पहले जो है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को जो है वो बयान किया था कि एंजाइम जो है वो हर एक सबस्ट्रेट के लिए जो है वो स्पेसिफिक है। इसके अलावा इसने जो है जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में उसको भी इसने एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसको फिर जो है मॉडिफाई करने के लिए जो है इंड्यूस फिट मॉडल पेश किया गया था। 1958 में डैनियल कॉशलैंड ने जो है एक मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल को पेश किया था। उसने बोला था कि नहीं, एंजाइम और सबस्ट्रेट तो आपस में इंटरेक्शन करते हैं और कैटालाइजिंग रिएक्शन करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन जो एक्टिव साइड होती है, जो एमिल फिस्टर ने बोला थी कि वो बहुत सख्त होती है, लेकिन उसने बोला था कि ये जो एक्टिव साइड है ये सख्त नहीं होती, जबकि ये बहुत फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होता है और ये अपने आने वाले सबस्ट्रेट के मुताबिक जो है एंजाइम अपनी जो एक्टिव साइड होती है उसको चेंज करता रहता है। यानी कि कोई भी सबस्ट्रेट अगर आता है तो एंजाइम जो है वो एंजाइम अपनी शेप को उसके अंदर इतनी रिजिडिटी होती है उसके एक्टिव साइड के अंदर कि वो उस शेप के मुताबिक जो है सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कर लेता है और उस रिएक्शन जो होती है उसको कैटेगराइज करता है। उसने एक पॉइंट ये भी क्लियर किया था कि कुछ केसेस इस तरह होते हैं जिसमें ग्लाइकोसिडेसिस आता है। इस तरह के एंजाइम केसेस में सबस्ट्रेट भी जो है वो अपना जो शेप होती है उनको एंजाइम के मुताबिक जो है एंजाइम के एक्टिव साइट के मुताबिक वो भी जो है वो चेंज कर सकता है। इसके बाद हम बेसिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि एंजाइम्स का फुल स्ट्रक्चर किस तरीके से है। बेसिक्स ऑफ एंजाइम में अब तक जो हमने पढ़ा है वो उसका एक्टिव साइड है जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो आकर अटैच हो जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास एंजाइम्स के कुछ पॉइंट्स हैं, यानी जिसमें सबसे पहले हमारे पास एलोस्ट्रिक साइट्स आते हैं। एंजाइम के ये वो रीजन होते हैं जो कि एक्टिव साइट के अलावा रीजन होते हैं। मॉलिक्यूल्स इनके साथ बाइंड होते हैं और ये एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंजेस को अकर करने में जो है वो मदद करते हैं। ये वो चेंजेस होती हैं जो कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में या उसके जो है वो केमिकल एक्टिविटी में जो है वो चेंजेस लेकर आते हैं, तो उनको फिर हम कन्फर्मेशनल चेंजेस बोलते हैं। और वो चेंजेस एलोस्टेटिक साइट्स की वजह से जो है वो किसी भी एंजाइम में जो है वो प्रोड्यूस होती हैं।
इसके अलावा एंजाइम में हमारे पास जो है कोफैक्टर्स होते हैं, ये वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम में जो कि एंजाइम के लिए एज अ सपोर्टिव फंक्शंस काम करते हैं। तो बेसिकली ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ये एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो कैटालाइज करने में जो है वो मदद कर सकते हैं। वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जिसमें हमारे पास मेटल आयंस आती हैं, जिंक हो गया, आयरन हो गया। इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है जिस तरह वाइटामिन हो गए या कोएंजाइम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोफैक्टर्स में शामिल होती हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास जो है 2 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स होते हैं। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं और एक कोएंजाइम्स होते हैं। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं ये टाइटली बाउंडेड कोफैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम्स के साथ कोवैलेंटली अटैच होते हैं। यानी कोवैलेंट बॉन्ड मीन के ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं एंजाइम्स के साथ, तो ये कोवैलेंटली एंजाइम्स के साथ अटैच होंगे। जो कोएंजाइम्स होते हैं वो लूजली बाउंड कोफैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं टेम्परेरी बाउंडिंग करते हैं। ये तब तक उसके साथ अटैच होते हैं जब तक वो रिएक्शन हो रहा होता है, जिसमें हमारे पास NADH, NADPH, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये सब चीज़ें इसमें कोएंजाइम में शामिल होती हैं। तो ये टेम्परेरी अटैचमेंट करते हैं एंजाइम्स के साथ। जैसे ही रिएक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये एंजाइम से डिटैच हो जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि है हमारे पास ओपो एंजाइम। ये हमारे पास वो इनएक्टिव एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं जिनको एक्टिव होने के लिए जो है किसी कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। इनमें हमारे पास जो है 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसका प्रोटीन कंपोनेंट होता है और एक इसका कोफैक्टर रिक्वायरमेंट होता है। जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है यानी कि ओपो एंजाइम खुद एक प्रोटीन कंपोनेंट है जो कि सबस्ट्रेट को जो है एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। लेकिन इसको जो है अब ये चूँकि इनएक्टिव फॉर्म होती है, इस वजह से जो है ये तब तक बाउंडिंग नहीं कर सकता जब तक इसके साथ कोफैक्टर अटैच ना हो जाए। अब जब इस एक अपो एंजाइम के साथ अगर कोई कोफैक्टर अटैच हो जाए तो फिर ये एक्टिव फॉर्म हो जाती है और उसको फिर हम होलो एंजाइम कहते हैं। यानी इन शॉर्ट जो इनएक्टिव फॉर्म होगी उसको हम ओपो एंजाइम बोलेंगे और जब कोफैक्टर अटैच हो जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा, सबस्ट्रेट के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर देगा, तो वो इसका एक्टिव फॉर्म हमारे पास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हम एंजाइम्स पढ़ रहे हैं उनके हम बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेटाबॉलिज्म में अपना किरदार अदा करता है। जो एंजाइम्स होते हैं वो एज अ कैटालाइज मेटाबॉलिक पाथवेज में जो है रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं जिनमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस आता है, सिट्रिक एसिड साइकिल आता है या फैटी एसिड सिंथेसिस। ये जो जितने हम ATP फॉर्मेशन के लिए, ATP प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास जितने साइकिल से गुजरती हुए जितने मेटाबॉलिक पाथवेज से गुजरती हैं, इसके अलावा ये DNA की रेप्लिकेशन और रिपेयरिंग में भी अपना किरदार अदा करते हैं। जो कि हमारे पास DNA पॉलीमरेज एक एंजाइम है और हेलिकेज एक एंजाइम है। तो ये हमारे पास DNA के रेप्लिकेशन और रिपेयर में ये दोनों एंजाइम्स अपना किरदार अदा करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में ये शामिल होता है एंजाइम जिस तरह इमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, ये हमारे पास वो एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल अदा करता है। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन जैसे एंजाइम्स हमारे पास एमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, तो ये न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन करने में, यानी जो फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ब्रेक डाउन करने में जो है वो मदद करता है। सेल सिग्नलिंग में जो है ये शामिल होता है, सेल्स के दरमियान सिग्नलिंग करता है। इसके अलावा इसका मूवमेंट के साथ भी काम है जिसमें हमारे पास ये जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन को जो है ये जनरेट करता है। ये जो वायरसेस होते हैं इनमें भी हमारे पास कुछ वायरसेस जो होती हैं वो उनमें एंजाइम्स होता है जो कि सेल्स को वो करते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम इसको एज अ होल पढ़ें तो ये हमारे पास वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जो है वो अपना किरदार अदा करता है, ये उनको रेगुलेट करता है। और अगर थोड़ी सी भी रेगुलेशन हो जाए तो वो डिजीज़ जो हैं वो काज करेंगी, जिसमें हमारे पास जो इन्फेक्टिंग सेल्स आ गए, HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा, ये सारी डिजीज़ जो हैं ये उसी जो हमारे पास एंजाइम्स हैं ये उन्हीं की जब डिसरेगुलेशन हो जाए तो ये जो है डिजीज़ की तरफ फिर जाते हैं। अब हम वो फैक्टर्स पढ़ते हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो होता है कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन जो है वो किसी चीज़ की भी हो सकती है। अगर हम एंजाइम की बात करें, अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें, अगर हम किसी भी फैक्टर की कंसंट्रेशन की बात करें, जो भी कंपोनेंट्स एंजाइम्स व सबस्ट्रेट के केमिकल रिएक्शन में जो है शामिल होते हैं, उन कंसंट्रेशन उन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर उनका जो कंसंट्रेशन है वो अगर इंक्रीज़ हो जाए तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, और ये फिर इस लेवल तक एक पॉइंट आता है कि फिर जो है वो रिएक्शन वो बिल्कुल उसके इंक्रीज़ होने से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर एक एंजाइम जो है एक कंसंट्रेशन जो है, चाहे वो किसी एंजाइम की है, सबस्ट्रेट की है, अगर वो कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो लो हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कंसंट्रेशन का भी एंजाइम एक्टिविटी पर एक बहुत बड़ा असर है, जिसमें अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें तो अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके साथ-साथ जो है रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि सबस्ट्रेट जब ज़्यादा होगा तो उसको एंजाइम मॉलिक्यूल्स की भी जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होगी, और फिर वो प्रोडक्ट्स भी जो है वो ज़्यादा बनाएगा। अब एक कंसंट्रेशन के बाद अगर वो उस पॉइंट तक पहुंच गया कि उसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये एक ऐसा पॉइंट आएगा कि फिर अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ हो भी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पर जो है वो इसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वो एक लिमिट होती है वो क्रॉस हो जाती है। उस लिमिट के क्रॉस होने के बाद फिर उसके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ पर जो है एंजाइम रिएक्शन पर उसका फिर कुछ असर नहीं होता। सेम फॉर एंजाइम कंसंट्रेशन। अब अगर एंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो इस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के इंक्रीज़ होने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के क्रॉस होने के बाद जो है फिर उस एंजाइम के इंक्रीज डिक्रीज का उस रिएक्शन पर जो है कुछ असर नहीं होगा। टेम्परेचर जो है जब इंक्रीज होता है उसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तब रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन इसके फिर एक पॉइंट आता है जिसके बाद जो है टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज से उसको कोई रिएक्शन नहीं होता। इस तरह पीएच हमारे पास क्या होता है, जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होती है, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, तो वो हमारे पास जब न्यूट्रल रहता है या अगर उसको जो है किसी चेंज की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस एंजाइम और सबस्ट्रेट के मुताबिक चेंज होता है। लेकिन अगर पीएच में जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ गया तो एंजाइम जो पीएच हमारे पास होता है वो उस रिएक्शन के मुताबिक जो है वो अपने अंदर चेंज लेकर आता है, चाहे वो जो है कम करना हो या वो एसिडिटी प्रोड्यूस करना हो या चाहे वो बेसिसिटी। तो वो जो स्मॉल चेंजेस आती हैं तो उसका रिएक्शन पर जो है वो कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन अगर पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एसिडिटी काज करे, तो उसकी वजह से भी जो हमारे पास जो एंजाइम होता है वो डीनेचर हो जाता है। और अगर जो एंजाइम है, जो पीएच है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बेसिसिटी काज करेगा, उसकी वजह से भी हमारे पास एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है। तो इसलिए पीएच के कंसंट्रेशन का भी जो है एंजाइम की एक्टिविटी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। अब हम पढ़ते हैं जो टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, यानी वो सब्सटेंस या वो स्ट्रक्चर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो इनहिबिट करते हैं। तो इनमें हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स आती हैं, एक होती हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और एक होती हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, अब इनका फंक्शन क्या होता है कि ये एंजाइम पे जो है वो सबस्ट्रेट से पहले जो है ये अटैच हो जाती हैं और वो जो एंजाइम एक्टिविटी होती है वो इनहिबिट हो जाती है। तो अब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या करेंगे कि वो जो है वो अगर उनमें वो टेम्परेरी बेस पर जो है वो एंजाइम पर अटैच होंगे और वहाँ पर उसके जो एक्टिविटी होती है उसको इफ़ेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो दोबारा से उस एंजाइम से जो है वो रिमूव हो जाएंगे। उनको हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बोलते हैं। इनमें हमारे पास जो है जो हमारे पास नॉन एस्पिरिन पेन किलर जिस तरह आइबुप्रोफिन हो गए, फ्लोरोप्रोफिन, इंसिड वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास रिवर्सिबल हैं।
यानी ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करते हैं और उसके बाद जो है उस एंजाइम से जो है वो दोबारा से रिमूव हो जाते हैं। अब आते हैं इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब ये वो इनहिबिटर्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम पर अटैच हो जाते हैं और उस एंजाइम के अटैच होने के बाद कंप्लीटली वो जो एंजाइम होता है वो इनहिबिट हो जाता है, यानी वो उस एंजाइम को परमानेंटली जो है वो इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो इस वजह से वो एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और दोबारा कभी भी वो जो है वो रिएक्शन में या एक्टिविटी में जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। अब हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की मज़ीद फिर हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, जिनमें हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आते हैं, एक नॉन कॉम्पिटिटिव और एक होते हैं अनकॉम्पिटिटिव। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? ये वो इनहिबिटर्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करते हैं, यानी कम्पीट करते हैं। यानी इनकी ये कोशिश होती है कि हम जो है सबस्ट्रेट से पहले जो है उस एंजाइम तक पहुंच जाएं और उसके साथ जो है वो अटैच हो जाएं। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इस तरीके से होते हैं कि ये जो है एक्टिव साइट पे तो अटैच नहीं होते। ये जो हमने एलोस्टेटिक और फैक्टर्स पढ़े थे, एलोस्टेटिक साइट्स पढ़ी थी, तो ये बेसिकली ये उन साइट्स के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं और फिर ये एंजाइम्स की शेप को और उसकी जो रिएक्टिविटी होती है उसको इफेक्ट करते हैं और उसको डीनेचर कर देते हैं। अब आते हैं थर्ड यानी अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये वो होते हैं जो कि अब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो मिल गए हैं, तो ये बाकायदा तौर पर उनके साथ अटैच हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर अटैच हो जाते हैं, जो कि उस रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, ये उसको जो है वो इफ़ेक्ट कर लेते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस हमारे पास इसलिए है क्योंकि ये मुख्तलिफ थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस में जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कुछ डिजीज़ होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए बाय टारगेटिंग द स्पेसिफिक एंजाइम। इसके अलावा ये मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं उनको रेगुलेट करते हैं, यानी ये इनहिबिटर्स जाते हैं और जहाँ कहीं भी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है तो ये जाते हैं और उसको रेगुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे पास इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब वो मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स जो कि हमारे पास जो एंजाइम्स है वो किस शक्ल में कहाँ पर जो है वो यूज़ होता है। एंजाइम एस्पार्जिनेज जो है ये हमारे पास ल्यूकीमिया के डिजीज़ में यूज़ होता है, जिसका रिएक्शन जो होता है वो एस्पार्गिन जो है वो एल एस्पार्टेट के साथ और हमारे पास एमाइनो के साथ रिएक्शन करता है, जो कि इसी तरह जो कोलेजिनेज है ये स्किन अल्सर्स में यूज़ होता है। इसका रिएक्शन कोलेजन हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हमारे पास आता है, फिर स्किन अल्सर्स में यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास ये जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं उनके जो मेडिकल यूजेस हैं वो आप लोगों ने जो है वो याद रखने हैं। ये एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि जो हमारे पास लाइसोजाइम होता है इनका रिएक्शन किस तरह होता है, यानी ये किस लिए यूज़ होता है। तो ये बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल की हाइड्रोलाइसिस करता है, यानी ये एक एज ए एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह के मज़ीद एमसीक्यूज़ इससे आ सकते हैं, इस वजह से इसको आपने याद रखना है। और यहीं तक थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।